my beautiful Wangsun family. This is my professor husband. Next part. तो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट पार्ट हमने सुना था वेन किन ने वीन के पानी की बोतल में कुछ ना कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से वीन पूरे नशे में आ चुके हैं और वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें कंटिन्यू कर ही रहे थे कि उस वक्त वहाँ पर प्रोफेसर वांगजी की एंट्री होती है. तो चलिए अब आगे सुनते हैं. वांगजी कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कंप्लीट करके वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी उनको अपने सेक्शन से बहुत तेज़ शोर सुनाई देता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स और अदर क्लास के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं. यही देख के वांगजी को क्यूरियोसिटी होती है. वो जस्ट चेक करने गए होते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पर उन्होंने जो देखा उनके इनर और एक्सटर्नल दोनों फीलिंग्स को हिट कर गई. उन्होंने जोर से वीन के नाम लेके चिल्लाया, पर हमारे वीन को इस वक्त सच में कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं. वीन जैसे ही वांगजी की आवाज़ सुनते हैं, वो लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से नीचे उतरते हैं और अपना फ़ोन टेबल से उठा के वो सीधे वांगजी की तरफ जाने लगते हैं. वीन बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से जब तक वो वांगजी के पास पहुँचते वो गिरने ही वाले होते हैं, पर वांगजी ने उसे संभाल लिया होता है. वांगजी कहते हैं, वीन संभल के, और तुम ये सब क्या तमाशा कर रहे हो. वीन कहते हैं, मिस्टर खड़ूस प्रोफेसर, अब यहाँ भी आ गए चिल्लाने. चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने फ़ोन में म्यूज़िक लगा रहा हूँ, हम दोनों डांस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा. हमारे प्रोफेसर वांगजी इस वक्त वीन को डेथ ग्लेयर दे रहे होते हैं, लेकिन स्टिल हमारे वीन को इस वक्त इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वांगजी एक बार फिर चिल्लाते हैं, वीन संभालो खुद को, ये कॉलेज है, यहाँ तुम्हारा ये आवारागर्दी नहीं चलेगी. वीन वांगजी की आवाज़ सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं. यू नो गाइस, नशे में लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं. वीन की आईज टेढ़ी हो जाती है. वो वांगजी की आंखों में प्यार से देखते हैं और कहते हैं, आप इतने हार्टलेस क्यों हैं. और इतना बोल के वो वांगजी की आंखों में देखने लगते हैं. वीन इस नशे की हालत में भी वांगजी की डीप ओशन आइज में खो चुके होते हैं. इस वक्त वीन और वांगजी की फेसेस बहुत क्लोज होती है और वीन की ध्यान बस वांगजी की आंखों में. इस बात से तो हमारा वांगजी भी इनकार नहीं कर सकता कि वीन की इस तरह से उनकी आंखों में देखने से उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है, जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन से भी तेज़ भाग रहा हो. वांगजी की हार्ट बीट इस वक्त इतनी तेज़ चल रही होती है कि ये तो वीन को नशे की हालत में भी सुनाई दे जाती है. वीन कहते हैं, आपका दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, वहाँ हो, आपके दिल में स्पीकर लगा है. इतना बोल के वीन अपने सर को वांगजी की चेस्ट के पास ले जाते हैं और उनके दिल के पास अपने सर को लगा देते हैं. वीन को वांगजी की धड़कनें बहुत पास से सुननी थी, पर जैसे ही वीन अपना सर वांगजी के चेस्ट पे टच कराते हैं, हमारे वांगजी का बेचारा दिल धड़कना ही भूल जाता है. 2 मिनट बाद वीन वांगजी के चेस्ट से अलग होते हैं और इन 2 मिनट में वांगजी किस दुनिया में था ये तो सिर्फ वही जानते हैं. इस वक्त वीन जैसे तैसे वांगजी का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करते हैं और अपनी टेबल से फ़ोन लेते हैं और वांगजी की फेस के क्लोज ले जाके एक फ़ोटो क्लिक करते हैं. पिक्चर लेने की क्लिक से और फ्लैश से वांगजी इस वक्त होश में आए हैं. वो अपने आसपास देखते हैं. ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज इस वक्त वांगजी के क्लास के बाहर खड़ा था. वो सब लोग बस वीन और वांगजी को एक अजीब नज़रों से घूर रहे होते हैं और अजीब अजीब सी बातें बना रहे हैं. वांगजी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है. वो ज़ोर से वीन को खुद से अलग करते हैं और चिल्ला के कहते हैं, वीन होश में आओ, अगर एक और तुम्हारी बदतमीज़ी देखी मैंने तो तुम्हें कॉलेज से सीधा रस्टिकेट कर दूंगा. अब वो स्टूडेंट्स की तरफ टर्न होते हैं और चिल्ला के कहते हैं, यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है, तुम सबको अपना अपना क्लास नहीं है, अगर लेक्चर्स नहीं है तो लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करो. वांगजी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं. उनके गुस्से से जैसे पूरे कॉलेज के बिल्डिंग्स भी काँप गए हों. स्टूडेंट्स डर के हाथों हाथ वहाँ से निकल जाते हैं और सारे जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि उन लोगों ने इन्हें देखा ही नहीं. वांगजी गुस्से में वीन के पास जाते हैं और वीन के हाथ से उनका फ़ोन ले लेते हैं. वो फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालते हैं और वीन का हाथ ज़ोर से पकड़ के उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं. वीन कहता है, मिस्टर खड़ूस, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो. प्रोफेसर वांगजी, आप मुझे घुमाने ले जा रहे हो. वांगजी डीप और काम वॉइस में कहते हैं, बकवास बंद करो अपनी. इतना बोल के वांगजी वीन का हाथ पकड़ के और भी तेज़ चलने लगते हैं. वो अपने ही ऑफिस रूम में आते हैं. वीन की नज़र जैसे ही वांगजी के ऑफिस रूम के डोर पे पड़ती है, वीन वहीं रुक जाता है.
वांगजी विंग को खींचने की कोशिश तो बहुत कर रहे होते हैं, पर विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया होता है दरवाजे के हैंडल के सहारे। वो चिल्ला के कहता है, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना, आप मुझे पढ़ाने वाले हो, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, मुझे अभी नहीं पढ़ना। मिस्टर खरूस, मुझे छोड़ दो, मुझे डांस करना है अभी। वांगजी पीछे विंग की तरफ टर्न होते हैं और गुस्से में कहते हैं, मिस्टर विंग, अंदर आओ चुपचाप। अब विंग पूरी तरह से ज़मीन पे बैठ चुका होता है। वो क्यूट सी पाउट बनाता है और कहता है, मुझे नहीं आना, आप मुझे पढ़ाने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अब वो कुछ देर सोचता है और कहता है, आप मुझे डांटने वाले हो? हाँ, यही होगा। आप हमेशा मुझे डांटते हो, आप अभी भी मुझे डांटने यहाँ लाए हो। आई नो गाइस, इस वक्त हमारा विंग बहुत क्यूट बना हुआ है, लेकिन हमारा वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में है। वांगजी कुछ सोच पाते या कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही विंग ने रोना चालू कर देता है। अब वांगजी इनफ इज इनफ वाली लुक देती है और विंग के पास जाते हैं और विंग को उनके वेस्ट से पकड़ के गोद में उठा लेते हैं और सीधे अपने केबिन के अंदर ले आते हैं। वांगजी विंग को अंदर लाके सोफे में बिठाते हैं। अब हमें वेनकिन का सीन दिखाया जाता है। वो कैफेटेरिया में बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी वहाँ पर भाग के एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, किन, मेरी बात सुनो, वीन को प्रोफेसर वांगजी अपने साथ उनके केबिन में ले गए हैं। यह सुन के वेनकिन एक डेविल से स्मार्ट करती है और कहती है, अब तो वीन इस कॉलेज में टिकने से रहा, भले ही उसके पास कितना भी हाईएस्ट स्कॉलरशिप क्यों ना हो, पर फिर भी प्रोफेसर वांगजी इस कॉलेज के वन ऑफ द मोस्ट रूडेस्ट और क्रूएल प्रोफेसर हैं। उन्हें गुस्सा दिलाने के बाद कोई नहीं बच सकता, खुद प्रिंसिपल भी नहीं। उनका ऑरा ही इतना डेंजरस है जब वो नॉर्मल मूड में रहते हैं। तो जरा सोचो, जब वो गुस्से में होते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। वीन को इस कॉलेज से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। वो लड़की भी वेनकिन की बात सुनकर स्माइल करने लगती है। वेनकिन कहती है, चलो, इस बात पे मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। वो लड़की भी खुश होकर वेनकिन के पास बैठ जाती है। वेनकिन मन ही में कहती है, तुमने मेरे क्रश को मुझसे दूर किया था ना, वो कमीना मुझे छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम देखो, जब कोई हमें डिच करता है तो कैसा लगता है। अब हम दूसरी तरफ वींग और वांगजी की तरफ चलते हैं। वींग अभी तक नॉन स्टॉप ब्लैबरिंग किए जा रहा होता है। उसे कोई होश नहीं कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। पर हमारा वांगजी इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। वांगजी की बर्दाश्त की लिमिट अब ख़त्म हो रही होती है। वो मन ही में बोलते हैं, मिस्टर वींग, तुम एक बार होश में आओ, मैं मेक श्योर करूँगा कि कल से तुम मेरे कॉलेज में दिखाई भी ना दो। इतना बोल के वो अपने टेबल से पानी का जग उठाते हैं और पूरा पानी वीन पे फेंक देते हैं। उनको इसे एक झटका तो लगता है, पर उसका नशा नहीं उतरता। वो और ज़्यादा ड्रामेटिक और रोने लग जाता है। एक्चुअली वेनकिन ने जो वीन को ड्रग्स दिया होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, और ऊपर से हमारे वीन ने कभी भी आज से पहले कोई भी तरह का नशा नहीं किया होता। ना ही उसने कभी कोई ड्रिंक की, ना ही कोई सिगरेट पिया है। इसीलिए जब उसको आज पहली बार इतना हाई लेवल का डोज दिया गया है तो वीन पे इसका ज़रूरत से ज़्यादा असर हो गया है और पानी से भी उसका नशा नहीं उतर रहा। वीन को इस तरह से रोता देख के वांगजी के दिल में भी एक अजीब सी फीलिंग होती है। वांगजी अपने आईज क्लोज करते हैं और अपने आप को शांत कराने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट बाद वो आईज खोलते हैं, खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करके। वो वीन की तरफ ध्यान से देखते हैं तो वीन एक बहुत पतली सी टी शर्ट पहनी हुई होती है जो पानी की वजह से पूरा भीग चुका होता है और काइंड ऑफ उसकी बॉडी विजिबल हो गई है। वांगजी तुरंत अपनी आईज नीचे कर लेते हैं। वो अपना कोट उतारते हैं और वीन को पहनाने लगते हैं, और कोट पहनाते वक्त वीन का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाके सीधे अगेन वांगजी पे गिरता है। वांगजी की बॉडी की वार्मनेस वीन को अच्छी लग रही होती है। उसने अपने दोनों हाथ वांगजी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। उसने वांगजी को बहुत टाइटली पकड़ा होता है। वांगजी भी कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं वहीं पर। वीन के इस सडन एक्शन से हमारे वांगजी भी थोड़े से मस्मराइज हो जाते हैं। उन्हें थोड़ी पल के लिए याद नहीं रहता है कि वो किस सिचुएशन में है। वो वीन को हक बैक करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके माइंड में क्लिक होता है कि वांगजी एक प्रोफेसर है। वो तुरंत खुद को कंपोज करते हैं और वीन को खुद से अलग करने की कोशिश करते हैं। वांगजी वीन का दोनों शोल्डर पकड़ के उनको जोर से खुद को अलग करते हैं और वीन को उसके सोफे में लेटा देते हैं। इस बार वीन भी लकीली सो जाता है। वांगजी अपनी कोट से वीन की बॉडी को अच्छे से ढक देते हैं। तभी वांगजी की नज़र वीन के फेस पे पड़ती है। वीन इस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम और अडोरेबल लग रहा होता है, एक छोटे से बच्चे से भी ज़्यादा प्यारा। वांगजी कुछ देर वीन के फेस को ऐसे ही एडमायर करता है और अपने मन ही में कहता है,
तुम फेस से तो इतने मासूम हो, इतने भोले लगते हो, तो फिर तुम्हारी हरकतें ऐसी क्यों हैं? तुम चाहे तो मुझे रूड क्रूअल कुछ भी कह लो, पर इस बार मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल के रहूँगा। मैं अपना मोटिव नहीं भूल सकता। मुझे मेरे ग्रैंडपा के कॉलेज में कोई भी ऐसा बिगड़ल स्टूडेंट नहीं चाहिए जिसको रूल्स का, मैनर्स का कोई ख्याल ना हो। तभी वांगजी की फ़ोन रिंग करती है। कॉल उनकी मॉम का है। वांगजी जैसे ही देखते हैं वो कॉल को रिसीव करते हैं। सामने से मैडम लैनी कहती है, लैनसान बेटे, तुम्हारा क्लास ख़त्म हो गया? लैनसान कहते हैं, हाँ मॉम, बस अभी अभी। कुछ काम था? तो मैडम लैनी कहती है, हाँ बेटा, तुम बस जल्दी घर आ जाओ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है तुमसे। तो वांगजी कहते हैं, पर मॉम मुझे कॉलेज में भी कुछ अर्जेंट काम है। तो मैडम लैनी कहती है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम जल्दी फ्री कर दूंगी, तुम वापस कॉलेज चले जाना। वांगजी एक बार विंग की तरफ देखते हैं और हाँ में नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोल के वो कॉल को कट कर देते हैं। वो दोबारा एक बार विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू नीड टू वेक अप फास्ट मिस्टर विंग, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा, और लास्ट टाइम तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करने के लिए, तब तक तुम यहीं पड़े रहो। इतना बोल के वांगजी अपने रूम से निकलते हैं और बाहर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वांगजी आके अपनी कार में बैठते हैं और अपने वॉच में टाइम देखते हैं। इस वक्त 2:40 टाइम हो रहा होता है। वांगजी मन ही में कहते हैं, मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो घर पहुँचते हैं तो उस वक्त ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं। वांगजी लैंड मेंशन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उनके ग्रैंड मॉम और मॉम दोनों बैठी हुई हैं, साथ में कुछ और रिलेटिव्स भी हैं। दरअसल वांगजी के यूएसए से वापस आने की खुशी में कुछ क्लोज रिलेटिव्स वांगजी से मिलने आए हुए होते हैं। दैट्स व्हाई मैडम लैनी ने उन्हें घर बुलाया था। वांगजी भी इतने सालों बाद अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने कजिन्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबसे मिलते हैं और सबके साथ काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर लैन किरण आते हैं और लैनसान से कहते हैं, अरे लैनसान बेटे, तुम आ गए? लैनसान कहते हैं, यस डैड। मिस्टर लैन किरण कहते हैं, ठीक है फिर जल्दी से सब रेडी हो जाओ, हमें अभी निकलना है। तो लैनसन कहते हैं, पर कहाँ डैड? तो मिस्टर लैनकिन कहते हैं, बेटा हम लोग को आज एक बिजनेस पार्टी में जाना है, पर तुम्हारे अंकल को तुमसे पर्सनली मिलना था तो मैंने उन्हें पहले ही घर बुला लिया कि तुम अपने अंकल आंटी से और कजिन से यहीं पर ही मिल लोगे, फिर हम यहीं से डायरेक्ट पार्टी के लिए निकल जाएंगे। पर चलो अभी बहुत लेट हो गया है, तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। अपने कजिन से इतने सालों बाद मिलके लैनसन के माइंड से वीन की बात निकल चुकी होती है। लैनसन अपने रूम में जाते हैं और अपना कोट निकाल के रख देते हैं और अपने क्लोजेट से कुछ अच्छा निकलने लगता है। गाइस, ये वही सूट है जो लैनसन ने उतारा जिसमें उसने वीन का फ़ोन रखा था। आफ्टर दैट वो अच्छे से रेडी होते हैं और अपने फैमिली के साथ निकल जाते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी कॉलेज का सारा स्टाफ ऑलमोस्ट जा चुका है। स्टूडेंट्स पहले ही जा चुके हैं। कॉलेज का 2 गार्ड्स अच्छे से कॉलेज को चेक करके लैनसन के केबिन के पास आते हैं, पर लैनसन के केबिन में पहले से ही लॉक लगा हुआ था और लाइट्स भी ऑफ थी, तो उनको यही लगता है कि उनके केबिन में प्रोफेसर लैन वांगजी नहीं है। तो वो लोग भी वहाँ से बिना कुछ सोचे निकल जाते हैं और पूरे कॉलेज को लॉक कर देते हैं और निकल जाते हैं। हमारा विंग अब बस इस कॉलेज में अकेले हैं और वो भी प्रोफेसर लैन वांगजी के केबिन में लॉक्ड, और ऊपर से उनको इस वक्त कोई होश नहीं है। वो इन सारी बातों से बेखबर बेहोश पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ यानली की कैफ़े में यानली बार बार वीन को कॉल की जा रही होती है, क्योंकि आज तक इन 4 सालों में जब से वीन को यानली ने जाना है, वीन ने कभी भी ऑफ नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो सबसे पहले यानली को कॉल करके इन्फॉर्म किया है। पर आज वो सामने से इतनी बार वीन को कॉल कर रही है पर वीन फ़ोन नहीं उठा रहा। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा वीन का फ़ोन इस वक्त वांगजी की कोर्ट में है, जो इस वक्त लैंड मेंशन में लैनसन के रूम में पड़ा हुआ है। यानली अब फ्रस्ट्रेट होकर अपने काउंटर से बाहर निकलती है और दरवाजे की तरफ जाती है। तभी यानली को परेशान देख युआन उसके पास आते हैं और कहते हैं, यानली जी, कुछ हुआ है क्या? यानली कहती है, नहीं युआन, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ पर। कॉलेज बंद हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और मेरे पास उसके घर का नंबर नहीं है, और जितना मैं उसके घर वालों के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उन्हें कॉल करके भी कोई फ़ायदा होगा और वो हमें कुछ बताएंगे। मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। युआन थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, जे मेरे पास एक आइडिया है। एक बार वीन के साथ उनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम शायद चेंग था। तो उसने मुझे अपना नंबर दिया था कि अगर कभी कॉलेज में वीन ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उनको कॉल कर सकता हूँ। तो शायद वो नंबर अभी तक मेरे पास है, क्यों ना हम उनको कॉल करके एक बार पूछें, शायद उनको कुछ पता हो।
यानली एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम जल्दी से वो नंबर मुझे दो, मैं अभी कॉल करती हूँ। युवान थोड़ी देर ढूंढता है और यानली को चेंग का नंबर देता है। फर्स्ट कॉल में चेंग फ़ोन नहीं उठाता। यानली फिर एक बार उसका नंबर डायल करती है। 2-3 रिंग के बाद अब चेंग फ़ोन उठाता है और अपने स्लो ट्यून में कहता है, हेलो। सामने से यानली कहती है, क्या मैं चेंग से बात कर रही हूँ? चेंग कहते हैं, हाँ जी बोलिए, क्या काम है और आप कौन हैं? यानली कहती है, एक्चुअली मैं यानली हूँ, आपके दोस्त फींग मेरे कैफ़े में काम करते हैं। चेंग कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है, आप कहिए ना क्या काम है? तो यानली कहती है, एक्चुअली मैं वीन को बहुत देर से कॉल ट्राई कर रही हूँ, वो आज कैफ़े आया नहीं है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, रिंग जा रही है पर वो उठा नहीं रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। क्या आपको कुछ पता है कि वीन कहाँ हो सकता है? तो चेंग कहता है, नहीं, मेरे घर में तो किसी का फ्यूनरल है, मैं तो वहाँ आया हुआ हूँ और वीइंग से मैं आफ्टरनून के बाद से नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक बात है कि आज हमारे प्रोफ़ेसर ने वीइंग को पनिश करने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए थे। उसके बाद तो मैंने वीइंग से ना बात की ना उसे देखा। यानली कहती है, अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच और सॉरी आपको ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब किया। तो चेंग कहता है, कोई बात नहीं जीजी, वीइंग आपके बारे में बहुत बातें करता है। मैं खुद वरीड हो गई आपसे सुन के कि वीइंग अभी तक कैफ़े नहीं गया है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ और अगर कुछ भी पता चलता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यानली कहती है, थैंक यू सो मच, मैं सच में उसके लिए बहुत वरीड हूँ। अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिएगा। चेंग भी हाँ में नोट करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। चेंग अब बारी बारी जुयांग, निये वाईशांग दोनों को कॉल करते हैं, पर किसी ने भी वीन को वांगची के केबिन में जाने के बाद से नहीं देखा है और ना ही किसी की उनसे बात हुई है। चेंग से बात करने के बाद निये वाईशांग और जुयांग भी बहुत टेंशन में आ चुके हैं। वो दोनों भी अपने कई दोस्तों को कॉल करते हैं, कॉलेज के क्लासमेट से बात करते हैं, बट किसी को भी वीन के बारे में कुछ नहीं पता। कॉलेज ख़त्म होने के बाद किसी ने भी वीन को नहीं देखा। जुयांग अगेन चेंग को कॉल करते हैं। चेंग फ़ोन एक ही रिंग में पिक कर लेता है। जुयांग कहता है, चेंग कुछ पता चला? चेंग सामने से कहता है, नहीं जुई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वीन कहाँ गया। जुयांग कहता है, लास्ट टाइम उसको प्रोफेसर वांगजी अपने साथ लेके गए थे ना, तो हम सब के बाद शायद वीन को लास्ट उन्होंने ही देखा, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? तो चेंग कहता है, लेकिन प्रोफेसर वांगजी से बात कैसे करेंगे? ना हमारे पास उनका नंबर है और ना ही हमें उनका एड्रेस पता है। जुयांग के पास भी अब कहने को कुछ नहीं होता, वो भी कह के चुप कर जाता है। तभी चेंग कहता है, एक काम करते हैं, कहीं पर मिलते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम भी निकल जाओ जल्दी। एक काम करते हैं, हम सब यानली जे के कैफ़े में मिलते हैं, वो भी वीन के लिए काफ़ी परेशान है। जुयांग भी हाँ में नोट करता है। जुयांग कहता है, ठीक है फिर, मैं अभी आ रहा हूँ और मैं निये को भी मैसेज कर देता हूँ, वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। दोनों इस वक्त फ़ोन कर देते हैं और यानली के कैफ़े के लिए निकल जाते हैं। जुयांग और चेंग यानली के कैफ़े में पहुँचते हैं। यानली जैसे ही जुयांग और चेंग को वहाँ देखते हैं, वो भाग के उनके पास जाती है और पूछती है, क्या आप दोनों को वीन के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? चेंग कहता है, नहीं जय, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम बस उसी के बारे में डिस्कस करने यहाँ आए हैं कि आगे क्या करना है और कैसे उसे पता करना है। निये भी आ रहा है थोड़ी देर में। यानली भी सैड हो जाती है और हाँ में नोट करती है। सब लोग वहाँ बैठ के कुछ सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर में वहाँ पर निये वाईशांग भागते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, गाइस गाइस सुनो, मेरे पास कुछ है। चेंग, जुयांग और यानली जल्दी से खड़े हो जाते हैं। वो तीनों क्यूरियस आइज़ के साथ निये वाईशांग को देख रहे थे। निये कहता है, गाइस मुझे बहुत मुश्किल से वांगजी सा का नंबर मिला है, मेरे डैड से कह के बहुत मुश्किल से अरेंज किया है। लास्ट टाइम वीइंग उन्हीं के साथ था, तो हमें उन्हीं से बात करनी चाहिए सबसे पहले। बाकी तीनों भी हाँ में नोट करते हैं। चेंग जल्दी से वांगजी का नंबर डायल करते हैं। बट एज़ ऑलवेज हमारे वांगजी इस वक्त पार्टी में है, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। एक्चुअली उन्हें आवाज़ ही नहीं आई। चेंग, जुयांग और यानली ने भी काफ़ी बार ट्राई किया, पर वांगजी का फ़ोन बस रिंग किया जा रहा है, पर कोई पिक नहीं कर रहा। इस दौरान एक बार जुयांग ने सिजुई को भी कॉल किया पूछने के लिए कि कहीं वीइंग घर पे तो नहीं है, पर उससे भी कंफर्मेशन मिल गई कि वीइंग घर नहीं गया है। इस बात से वो तीनों और ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब रात के 10:30 बज रहे हैं, स्टिल अभी तक वीइंग का कुछ पता नहीं। लैंस की पार्टी भी अब ओवर हो चुकी है, सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। वांगजी कहता है, डैड मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं आज ड्राइव नहीं कर सकता, मैं आपके साथ आपके कार में चलूँ? तो उनके डैड कहते हैं, हाँ बेटे आ जाओ। वांगजी जाके अपने डैड के कार की बैक सीट में बैठ जाते हैं।
वो थोड़ी देर रिलैक्स करके अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन चेक करते हैं। उनके फ़ोन में अननोन नंबर से कई सारे मिस कॉल्स दिखे। वो थोड़े से हैरान हो गए क्योंकि इतने अननोन नंबर से एक ही दिन में एक ही टाइम पे कॉल करने वाले आई थिंक उनको कोई नहीं है। वांग जी उनमें से एक नंबर पे कॉल बैक करते हैं। वो नंबर यानली का होता है। यानली वांग जी का नंबर देखते ही एक ही रिंग में पिक करती है। यानली कहती है, हेलो प्रोफेसर वांग जी। वांग जी कहते हैं, यस कौन? यानली कहती है, मैं जियान यानली हूँ। एक्चुअली मैं वीइंग की सिस्टर हूँ। मैंने सुना वीइंग लास्ट टाइम आपके साथ थे और वो अभी तक घर नहीं आया है, ना ही वो हमें कहीं मिल रहा है और ना ही वो हमारी कॉल्स पिक कर रहा है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? इतना सुन के वांग जी की आईज बड़ी बड़ी हो जाती है। उन्हें अब याद आता है कि वीइंग शायद अब भी उनके केबिन में है, लॉक्ड। वांग जी की फेस अब स्वेट करने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो यानली को क्या रिप्लाई करे। वांग जी खुद को थोड़ी देर में कंपोज करते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वांग जी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतना कह के वांग जी फ़ोन रख देते हैं और अपने डैड से कहते हैं, डैड प्लीज़ कार रोकिए, मुझे अभी उतरना है, मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली। वांग जी के डैड भी वॉरिड हो जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ बेटे, हमें अभी घर जाना है? वांग जी कहते हैं, नहीं डैड, मैं कहीं और जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, आप सब प्लीज़ घर जाइए, मैं आप सबसे घर में मिलता हूँ। इतना कह के वांग जी अपने डैड का रिप्लाई सुने बिना ही वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। वांग जी जितना स्पीड में हो सके अपने कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। उन्हें इस वक्त सच में वीइंग के लिए फिक्र हो रही होती है। बेशक वांग जी उसे पनिशमेंट देना चाहता था, पर ऐसा पनिशमेंट हरगिज़ नहीं। वांग जी के सामने बस वीइंग की एक सैड सी फेस बार बार आ रही होती है, जिसे सोच के वांग जी का दिल और भी ज़्यादा घबरा रहा होता है। अब रात के 11:30 बज रहे हैं। वांग जी जैसे तैसे जितनी स्पीड में हो सके ड्राइव करके कॉलेज पहुंचते हैं और जितना जल्दी हो सके वो वॉचमैन से कह के कॉलेज का गेट खुलवाते हैं और अपनी केबिन की तरफ भागते हैं। अपनी केबिन का दरवाज़ा खोलते ही वांग जी का दिल धक से रह जाता है। वीइंग सामने ही डोर से लग के बेहोश पड़ा हुआ है। उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसका पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ है। वांग जी वीइंग को ऐसी हालत में देख के जैसे उसका दिल एक बार के लिए बीट करना भूल गए हो। वांग जी भाग के वीइंग के पास जाते हैं और उनके सर को अपने लैप में रखते हैं। उसकी फेस को थोड़ा सा टैप करते हुए कहते हैं, वीइंग, वीइंग उठो, वीइंग तुम मुझे सुन रहे हो ना? पर वीइंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वीइंग का फेस देख के साफ पता चल रहा था कि वो पूरा टाइम बहुत रोया है जब तक कि वो बेहोश ना हो गया हो। वांग जी का दिल इस समय बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कोई दूर खड़ा होकर भी उनकी हार्ट बीट इस वक्त सुन सकता है। वांग जी बिना टाइम वेस्ट किए वीइंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उन्हें लेके भागते हैं नीचे की तरफ। वो जल्दी से वीइंग को अपनी कार में डालते हैं और कार में ड्राइव करना शुरू करते हैं। वो जितनी जल्दी हो सके नियर बाई के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वीइंग को वापस अगेन वैसे ही ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अंदर जाते हैं। वो डॉक्टर्स के नाम से चिल्ला रहे होते हैं और लैंस को बीजिंग में कौन नहीं जानता। एक डॉक्टर भागते हुए उनके पास आते हैं। वो वीइंग को चेक करते हैं और कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर लैन, ये अभी ठीक है, बस आई थिंक वो एग्जैजरेशन की वजह से बेहोश हो गए थे और शायद लैक ऑफ फूड भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है देख के कि ये 1-2 दिन कंटिन्यूसली कुछ भी खाया पिया नहीं है। वांग जी की बॉडी इस वक्त मूवमेंट करना भूल जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो कैसा रिएक्ट करें। एक पल को वो खुद पे भी गुस्सा करते हैं कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि वो वीइंग को वहाँ छोड़ के भूल गए और पार्टी में चले गए। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को कंपोज करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर ये कब तक होश में आएगा? तो डॉक्टर कहते हैं, मे बी 1-2 घंटे में, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आई होप वो जल्दी होश में आ जाए। वांग जी कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, इट्स ओके मिस्टर लैन, इट्स आवर ड्यूटी। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वीइंग के पास जाके बैठ जाते हैं। वो थोड़ी देर तक वीइंग के फेस को नॉन स्टॉप बिना पलक झपकाए देखते हैं। उन्हें उस फेस में बहुत सारे राज, बहुत सारी गहराई नजर आती है, लेकिन सब कुछ अनटोल्ड। वांग जी अनजाने में ही वीइंग के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम्हें तकलीफ़ में देख के क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है? तुम बस मेरी एक स्टूडेंट ही तो हो, जैसे बाकी सब हैं। इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं और अगेन वीइंग के फेस पे देखने लगते हैं। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन के रिंग से वांग जी का ट्रांस ब्रेक होता है। वो खुद को कंपोज करते हैं और अपने आंसू वाइप करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके आंखों में आंसू क्यों था, पर फिलहाल इन ख्यालों को झटक के वो फ़ोन रिसीव करते हैं। फ़ोन चेंग का था। चेंग कहता है, सर क्या आपको कुछ पता चला वीइंग के बारे में? वांग जी कहते हैं,
हाँ, तुम लोग एक काम करो, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल का एड्रेस तुम लोगों को मैसेज करता हूँ। विंग अभी वहीं है। चिंग ये सुन के शॉक हो जाता है। वो कहता है, व्हाट? हॉस्पिटल? क्या हुआ है विंग को? वो ठीक है ना? चिंग के मुंह से ये सुन के वहाँ पर खड़े जुयांग, नेवाईजांग और स्पेशली यानली भी बहुत वरी हो जाती है। वो तीनों भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वॉरिड फेस के साथ बस चिंग को देखे जा रहे थे। बांगजी कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस एग्जैचुरेशन के कारण बेहोश हो गया है। अब सब फिक्र मत करो, बस हॉस्पिटल आ जाओ। चिंग भी हाँ में नोट करते हैं। यानली पूछती है, क्या हुआ है? विंग हॉस्पिटल में क्यों है? वो ठीक है ना? चिंग कहता है, यस रेजई, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर बांगी सर ने जितना बताया विंग बेहोश हो गया है और हॉस्पिटल में है। हम सबको भी वहीं जाना है, वो हमें एड्रेस भेज रहे हैं। यानली हाँ में नोट करती है और चारों वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, इस बार मैं अपने स्टोरी अपडेट में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट मेरे कुछ रीजंस थे और टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी मैं आलसी हो गई थी और मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं अगेन आफ्टर वेकेशन, सो थोड़ी बहुत बिजी भी हो गई हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी से जल्दी ला सकूँ, और आई होप आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। सो अपने आपका ख्याल रखिएगा और मेरी स्टोरी सुनते रहिए। एंजॉय। थैंक यू।